तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं एक नया मनहवा शुरू करने जा रहा हूँ। ये कहानी किम गनम नाम के एक युवक की है जो अपनी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी सुना रहा है। उसकी कहानी किम सोल नाम के एक आदमी से शुरू होती है जिसने उसे बॉक्सिंग करने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण उसे कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। गनम सोचता है कि उसने बॉक्सिंग क्यों नहीं छोड़ी और उसे एहसास होता है कि ना कहना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसने थोड़ी बेहतर नरक का रास्ता चुना। बाद में किम सोल ने खुलासा किया कि उसे सिर्फ एक स्पैरिंग पार्टनर चाहिए था क्योंकि जूनियर डिवीजन में कोई नहीं था। गनम को ये बात हास्यास्पद लगती है। फिर गनम अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बताता है। वो एक लॉजिस्टिक्स सेंटर में है और एक रोबोट से बात कर रहा है। उसे वहाँ कोई अपनापन नहीं लगता और लोग भी बहुत कम हैं। उसे एहसास होता है कि वो गलत जगह आ गया है। वो लगभग 2 महीने पहले अपने मिलिट्री डिस्चार्ज के बारे में सोचता है। उसकी खुशी थोड़ी ही देर की थी। उसका परिवार एक बड़े घर में रहने चला गया और उसे स्कूल के पास एक स्टूडियो अपार्टमेंट में छोड़ दिया। उसके माता पिता ने डिस्चार्ज के गिफ्ट के रूप में डिपॉजिट और आधे साल का किराया भर दिया, जिससे उसकी एकाकी जीवन की शुरुआत हुई। अपनी नई मिली आज़ादी के साथ गनम नौकरी की तलाश में लग गया। उसके पास मिलिट्री से कुछ बचत थी और मल्टी चाइल्ड परिवारों के लिए सरकारी छात्रवृत्ति भी थी, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसने एक कैफे में पिक कलर रोमांस का सपना देखा था, लेकिन हकीकत इतनी अच्छी नहीं थी। उसे कैफे की नौकरी के लिए मना कर दिया गया क्योंकि उसके पास कोई अनुभव नहीं था। 1 महीने की नौकरी की तलाश के बाद वो बहुत ऊब गया था और खुद को बेकार समझने लगा था। उसने अपनी बहनों से संपर्क किया और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। दोनों ने उसे स्टूडियो अपार्टमेंट में इतनी जल्दी जाने के लिए मूर्ख कहा और कहा कि उसे घर पर ही रहना चाहिए था। उन्होंने उसे उनके जिम आने का सुझाव दिया और बताया कि डिलीवरी ड्राइवर के रूप में नौकरी पाना आसान है। उन्होंने उसे पीएक्स पूर्ति केंद्र के बारे में बताया और कहा कि वहाँ कई लोग काम करते हैं। गनम खुद को पीएक्स पूर्ति केंद्र में पाता है। उसे यहाँ भी कोई अपनापन नहीं लगता और उसका बात करने वाला साथी एक रोबोट है। उसने कभी नहीं सोचा था कि नौकरी ढूंढना इतना आसान होगा। उसकी मुलाकात मैनेजर शिन से होती है, जिन्हें इन्वेंट्री में समस्या हो रही है। मैनेजर शिन उसे बताते हैं कि पीएक्स दिखा रहा है कि अभी भी ट्यूना स्टॉक में है, जबकि वे खत्म हो चुके हैं, और उससे गोदाम की जांच करने के लिए कहते हैं। गनम सहमत होता है और ट्यूना की तलाश शुरू करता है। वो टिप्पणी करता है कि उसे रोबोट पीएक्स मैनेजर शिन से ज्यादा अपना लगता है। गनम को ट्यूना पहली मंजिल पर मिलता है। उसे आश्चर्य होता है कि यह अपनी जगह पर नहीं था और समस्या के बारे में टिप्पणी करता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो बंद हो जाता है और उसके पीछे लॉक हो जाता है। गनम को एहसास होता है कि वो फंस गया है और वो मैनेजर शिन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वॉइसमेल मिलता है। वो मदद के लिए कॉल करने पर विचार करता है, लेकिन ऐसा नहीं करता क्योंकि ये ज्यादा गंभीर नहीं लगता और ऐसा करने से उसके मैनेजर के साथ चीजें अजीब हो जाएंगी। गनम अभी भी गोदाम में फंसा हुआ है और इंतजार करने का फैसला करता है। उम्मीद है कि दरवाजा जल्द ही खुल जाएगा। वो अपनी बहन को मैसेज करता है और अपनी दुर्दशा के बारे में बताता है। वो इसे मजेदार पाती है और मजाक में कहती है कि वो एस्केप रूम में काम कर रहा है। अचानक पास में एक इमारत ढह जाती है। गनम की बहन उसे कॉल करती है और बताने की कोशिश करती है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कनेक्शन खो जाता है। वो एक आवाज सुनता है जो खतरे की चेतावनी देती है और सभी को तुरंत खाली करने और आश्रय लेने के लिए कहती है। उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ भयानक हो रहा है। डरा हुआ महसूस करते हुए वो किसी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है और मदद के लिए चिल्लाता है। वो दरवाजे पर मारता है और चिल्लाता है कि अंदर लोग हैं। वो 119 भारत में आपातकालीन नंबर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल कमजोर है। गनम अपनी भयानक स्थिति के बारे में सोचता है और महसूस करता है कि अगर सच में युद्ध हो रहा है तो वो गंभीर खतरे में हो सकता है। जैसे ही वो दरवाजे पर मार रहा होता है, पास में कुछ दिखाई देता है। गनम तुरंत समझ जाता है कि उसे जीवित रहने के लिए चुप रहना होगा। एक अजीब एंटिटी गोदाम के दरवाजे से गुजरती है। गनम समझ जाता है कि दरवाजे के बाहर जो कुछ भी था वो निश्चित रूप से इंसान नहीं था। एंटिटी दरवाजे से गुजर जाती है और वो वहां अकेला रह जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे ये पता लगाने की जरूरत है कि क्या करना है और उसे घबराहट होने लगती है। वो दीवार के सहारे बैठ जाता है और स्थिति को समझने की कोशिश करता है और वो बाहर विनाश की आवाजें सुनता रहता है। समय बीत जाता है और गनम 3 दिनों से गोदाम में फंसा हुआ है। वो निष्कर्ष निकालता है कि चूंकि कोई उसे देखने नहीं आया है, इसलिए बाहर कुछ महत्वपूर्ण हुआ होगा। वो अपने विचार लिखना शुरू कर देता है, ये महसूस करते हुए कि उसके पास ज्यादा बैटरी नहीं बची है और ये उसका आखिरी नोट होगा। कल से अलार्म शांत है, जिससे उसे थोड़ी नींद आ रही है। अचानक उसके सामने एक पॉपअप नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसने एक क्षमता, अपना सबस्पेस जगा लिया है और वो अपने सामने किसी भी वस्तु को स्टोर कर सकता है। वो सोचता है कि वो पागल हो गया है, लेकिन फिर भी सिस्टम से पूरे पीएक्स पूर्ति केंद्र को स्टोर करने के लिए कहता है। सिस्टम उसकी पसंद की पुष्टि करता है और पूछता है कि क्या वो इमारत को स्टोर करना चाहेगा।
पुष्टि करने के बाद आसपास का क्षेत्र एक उजाड़ और नष्ट परिदृश्य में बदल जाता है। गनम नए दृश्य को देखकर चौंक जाता है। जैसे ही गनम नष्ट परिदृश्य का सर्वेक्षण करता है, एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिसमें बताया जाता है कि भंडारण शुरू हो गया है। सिस्टम उसे ये भी बताता है कि उसके सिस्टम के लिए उपयुक्त एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया है। जैसे ही अपडेट आगे बढ़ता है, उसका सिर अचानक अजीब महसूस करता है। उसे 3 दिन पहले सुनी हुई जोरदार दहाड़ याद आती है और सोचता है कि क्या ये एक गोरिल्ला या भालू है। सौभाग्य से ऐसा लगता है कि ये गुजर रहा है। अचानक उसका सामना एक बड़ी राक्षसी आकृति से होता है, एक ओर्क जो उसकी ओर चिल्लाते हुए दौड़ रहा है। वो डर जाता है। ओर्क तेजी से करीब आ रहा है। एक और नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिसमें कहा गया है कि सिंक्रोनाइजेशन पूरा हो गया है और अब वो सबस्पेस में प्रवेश कर सकता है। सिस्टम पूछता है कि क्या वो प्रवेश करना चाहेगा। गनम घबराहट में सहमत होता है। गनम खुद को सबस्पेस के अंदर पाता है। वो देखता है कि ऑर्क बाहर है और अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीमा पार करने में असमर्थ है। उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी हुआ वो सुरक्षित है। सिस्टम स्पष्ट करता है कि किम गनम सबस्पेस के मास्टर की अनुमति के बिना कोई भी जीवित चीज, वस्तु या ऊर्जा अंदर या बाहर नहीं जा सकती है। वो सिस्टम को स्वीकार करता है और आश्चर्य व्यक्त करता है कि ये बोल सकता है। गनम को सबस्पेस के अंदर दिखाया जाता है और उसे जो दिख रहा है उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। गनम पूछता है कि क्या ऑर्क वास्तव में अंदर नहीं आ सकते। सिस्टम पुष्टि करता है। उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपना पहला ट्यूटोरियल पूरा कर लिया है और इनाम के रूप में एक माना स्टोन प्राप्त किया है। वो मिली जानकारी को नोट करता है और सुविधा की जानकारी देखता है। यह उसे बताता है कि इमारत 5 मंजिला है और लगभग 33,000 वर्ग मीटर है। सिस्टम दिखाता है कि इसकी शिपिंग गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक साथ एक शिपमेंट की सीमा और 2 मीटर की शिपिंग आकार सीमा है। गनम को चेतावनी दी जाती है कि रखरखाव 2 मिनट में है और सिस्टम बताता है कि उसे सुविधा को चलाने के लिए माना स्टोन का उपयोग करने की आवश्यकता है। उसे सूचित किया जाता है कि उसके पास मौजूद एक माना स्टोन सुविधा को 24 घंटे तक चला सकता है। वो पूछता है कि ये कैसे संभव है। सिस्टम बताता है कि सुविधा को स्टोर करते समय ऊर्जा प्रणाली को माना स्टोन्स के साथ काम करने के लिए संशोधित किया गया था। गनम को संदेह है कि एक छोटा सा पत्थर पूरी सुविधा को बिजली दे सकता है। वो नोट करता है कि सिस्टम थोड़ा होशियार हो गया है। सिस्टम उसे सचेत करता है कि ऊर्जा आपूर्ति काट दी गई है, जो पीएक्स के फ्रेश डिलीवरी सिस्टम को प्रभावित करेगी, जो ताज़ी और जमे हुए खाद्य पदार्थों को स्टोर और वितरित करता है। गनम को एहसास होता है कि वर्तमान स्थिति में भोजन ही जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। वो जानता है कि फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर में बिजली बंद कर दी गई है, जो भोजन को स्टोर करते हैं। वो सिस्टम से पूछता है कि क्या वो एक माना स्टोन से 24 घंटे तक पूरी सुविधा को बनाए रख सकता है। ये पुष्टि करता है। वो पूछता है कि अधिक माना स्टोन्स कैसे प्राप्त करें। सिस्टम उसे बताता है कि उन्हें दूसरी दुनिया के प्राणियों से प्राप्त किया जा सकता है। गनम दूसरी दुनिया के प्राणियों के अर्थ पर विचार करता है। वो सुविधा को बनाए रखने के लिए माना स्टोन का उपयोग करता है। वो पूछता है कि क्या वो पहले की तरह वस्तुओं की खोज कर सकता है, और सिस्टम पुष्टि करता है। वो हथियारों की तलाश शुरू करता है और उसे एक कैंपिंग हैंड एक्स, एक किचन चाकू और एक फोल्डिंग स्टील चाकू मिलता है। वो सोचता है कि ये वस्तुएं करीबी मुकाबले में उपयोग करना मुश्किल होगा। वो फैसला करता है कि उन्हें फेंकना उसका सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन उसे चिंता है कि इन वस्तुओं का ज्यादा स्टॉक नहीं बचा है। उसे यह भी संदेह है कि ब्लेड ओर्क की मांसपेशियों में प्रवेश कर पाएंगे। वो फैसला करता है कि उसे एक ही बार में उसे मारने की जरूरत नहीं है और गंभीर घाव देना ही पर्याप्त होगा। वो खुद को कोशिश करने के लिए मना लेता है और लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध होता है। वो हथियार फेंकता है। हथियार संपर्क करते हैं, लेकिन वे ज्यादा नुकसान नहीं करते। गनम को एहसास होता है कि चाकू बहुत हल्के हैं और एकमात्र चीज जो प्रभावी हो सकती है वो कुल्हाड़ी है। लेकिन फिर वो जोड़ों को निशाना बनाने के लिए बॉलिंग बॉल जैसी भारी वस्तुओं को फेंकने के बारे में सोचता है। वो पीएक्स से पूछता है कि उसके पास कितनी कुल्हाड़ियां बची हैं, और सिस्टम बताता है कि 15 हैं। वो देखता है कि पहले भी 15 थीं और उसे आश्चर्य होता है कि ये डुप्लीकेट कैसे हो रही हैं। सिस्टम समझाता है कि सबस्पेस में चीजें वास्तविक वस्तुओं को जानकारी में बदलकर बनाई जाती हैं, इसलिए उन्हें डुप्लीकेट किया जा सकता है और वे क्षतिग्रस्त हो सकती हैं लेकिन खत्म नहीं हो सकती। गनम को एहसास होता है कि इसका मतलब है कि उसके पास अनंत स्टॉक है और वो बस आजादी से फेंक सकता है। वो सोचता है कि राक्षस को मारने से पहले वो थक जाएगा, और सिस्टम उसे बताता है कि उसे उन्हें मैन्युअल रूप से फेंकने की जरूरत नहीं है और वो स्वचालित रूप से सबस्पेस से उत्पादों को बाहर भेज सकता है। ये हर 30 सेकंड में केवल एक बार शिप कर सकता है, लेकिन शिपिंग के समय को कौशल बढ़ाकर कम किया जा सकता है। वो पूछता है कि ये कैसे करें, और सिस्टम समझाता है कि अगर वो सिर्फ पंजीकृत उत्पाद के बारे में सोचता है और भेजें कहता है तो ये स्वचालित रूप से भेज दिया जाएगा। वो भेजें कहता है और एक चाकू सबस्पेस से अविश्वसनीय गति से बाहर निकलता है। गनम शिपिंग की गति से हैरान है, जिसे सिस्टम 60 किलोमीटर प्रति घंटा बताता है। ये उसे बताता है कि इसे 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाया जा सकता है।
और किसी भी आगे की वृद्धि के लिए कौशल को बढ़ाना होगा। वो पूछता है कि कौशल को कैसे बढ़ाया जाए और सिस्टम उसे सूचित करता है कि वह माना स्टोन से ऐसा कर सकता है। गनम को एहसास होता है कि उसे वस्तुओं की तलाश करने की जरूरत है और उसे हल्के लड़ाकू जूते, सामरिक लड़ाकू पैंट, सियोल का एक विस्तृत नक्शा और 12 रंग मार्कर मिलते हैं। वो नक्शे पर अपने घर का पता लगाता है और दाउंग जिले को जोंगबू, गंगनम, एनुअल और जेरो से भी चिन्हित करता है। वो फैसला करता है कि अगर वो पहले सबसे नजदीकी जगह पर जाता है तो ये उसका क्रम होगा। वो स्वीकार करता है कि उसे सभी को सुरक्षित रूप से पहुंचाना होगा, ये देखते हुए कि पैदल चलना काफी दूर है, लेकिन उसके पास परिवहन का एक अच्छा साधन है। वो एक दोहरे टन कोडियाक स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक साइकिल का पता लगाता है और तय करता है। फिर वह अपने प्रियजनों से कहता है कि बस थोड़ी देर और रुकें, सबसे छोटा जल्द ही आ रहा है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।